वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो। तो आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है व्हाट द एफ इज रॉन्ग विद धुरंधर हिंट नथिंग। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा हम लोग चैनल लिंक इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। धुरंधर रिलीज हो गई है। This film is being touted as Ranveer Singh's comeback movie. But one question several people have asked is how much violence is too much violence? The violence is crazy. It is bloody and gory. पर क्या ये एक फिल्म में होना भी चाहिए या नहीं? अगर मेरे जैसे लोगों ने एनिमल को क्रिटिसाइज किया था उसके इनसेंसिटिव वायलेंस के लिए, why not धुरंधर? Now this question is slightly complicated क्योंकि फिल्म को A सर्टिफिकेट मिला हुआ है। अब अगर अडल्ट देखने जा रहे हैं मूवी, who cares? On the other hand, एनिमल को भी A सर्टिफिकेट मिला था। And all of us realize कि जो पॉप कल्चर होता है, चाहे वो मूवीज हो या फिर टीवी सीरियल्स हो, उनका सोसाइटी पर इम्पैक्ट पड़ता है। So let's answer this question. How much violence is too much violence? Now, 3 things to understand. Firstly, इस वीडियो में कोई spoilers नहीं है, so you don't need to worry. Second, this is not a promotional video for the film. PR मत थोप देना मुझ पर. And thirdly, yes, we did watch the film before making this video. धुरंधर के कुछ सीन्स एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल है। जैसे जब एक आदमी किसी और का गला काट देता है, सर फुटबॉल की तरह फेंके जाते हैं, और जब एक ऑफिसर इंटेरोगेशन में किसी को टॉर्चर करता है, ये सब आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील कराएगा। बट रिमेंबर कि वायलेंस हैज बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्टोरी टेलिंग। महाभारत में एक बहुत डिस्टर्बिंग सीन होता है भीष्म पितामह की मृत्यु के बाद। जंग पूरी जोरों से चल रही है। 14वें दिन पर अर्जुन जयद्रथ को मार डालते हैं। भाग! मेरे अभिमन्यु का वध तूने किया था। ये रिवेंज इतना इंटेंस है कि वो जयद्रथ का सर काट देते हैं और ये सर मीलों दूर जाकर जयद्रथ के पिताजी के पास गिरता है। जब पिताजी इस चीज को देखते हैं, वो सदमे में जाकर मर ही जाते हैं। इस वायलेंस से हमें पता चलता है कि रिवेंज की एक्चुअल कॉज क्या होती है, पर ऐसा वायलेंस आपको लिटरेचर में भी मिल जाएगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की आनंद मठ में एक सीन है जहाँ कुछ रिबेल्स एक ब्रिटिश पेट्रोल पर हल्ला बोलते हैं। ये डिस्क्रिप्शन इतना ब्रूटल है क्योंकि तलवारें लोगों के सर काट देती हैं, हाथ काट देती हैं और खून पानी की तरह बहता है। इस किताब में दिखाया गया है कि कैसे सर मानो फुटबॉल की तरह जमीन पर गिर रहे हैं, और ये वायलेंस हमें इस रिबेलियन की डेस्परेशन दिखाता है। कई कहानियों में वायलेंस एक किरदार की तरह है जो हमें पावर, जस्टिस और रिवेंज के बारे में दिखाता है। और अब बात करते हैं धुरंधर की। धुरंधर के वायलेंस को असेस करने के लिए हमें ये समझना होगा कि इस वायलेंस का स्टोरी से क्या लेना देना है, क्योंकि जब आपको ये पता नहीं कि कहानी में हो क्या रहा है और वायलेंस का क्या लेना देना है, तो आप कैसे असेस कर सकते हो किसी चीज को। और फिल्म्स में वायलेंस भी एक तरीके का नहीं होता। सेविंग प्राइवेट रायन के पहले 20 मिनट में आपको लगेगा कि आप नर्क में हो। एक सीन है जब नॉर्मंडी लैंडिंग के दौरान एक सोल्जर अपना ही कटा हुआ हाथ उठाता है और खून बहने के बावजूद जंग की तरफ बढ़ता जाता है। कैमरा मानो हिलता तक भी नहीं है, कैमरा उस पर ही रहता है जैसे फायरिंग चलती रहती है और एक दूसरा सोल्जर अपनी माँ के लिए चिल्ला रहा होता है। ये वायलेंस कोई स्टाइलाइज्ड वायलेंस नहीं है, बल्कि इसकी पावर है कि वो एक इमोशन जनरेट करती है कि हज़ारों सोल्जर्स के साथ होता क्या है एक जंग के दौरान। ये वायलेंस काम करता है क्योंकि ऑडियंस मानो खुद जंग के मैदान में हो। वॉर की हॉरर हम सोल्जर्स के नज़रिए से देखते हैं, और ये ब्रूटैलिटी हमें हर मॉरल डायलेमा के लिए प्रिपेयर कर देती है जिससे कैरेक्टर्स गुजर रहे होते हैं। डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग ने ये सीन इसलिए चुना क्योंकि वो चाहते थे कि ऑडियंस इमोशन से कहीं भाग ही ना पाए, उनको फेस करना ही पड़े। ये इस फिल्म ने वॉर को इतना रियलिस्टिकली दिखाया कि कई मिलिट्री वेटरन्स जिन्होंने इस फिल्म को देखा, उनके अंदर PTSD ट्रिगर हो गया। स्टीवन स्पीलबर्ग चाहते थे कि ऑडियंस ये पूरी तरह समझे कि कैप्टन मिलर के आदमी इतने थके हुए और डरे हुए क्यों हैं। Saving Private Ryan was never meant to be thrilling. It was never meant to be an adventure. It was meant to be a recreation, a kind of a documentation of
the closest I could get to the experiences of those who fought there on June 6th. ये होता है नैरेटिव वायलेंस, और आपको रिसर्च में इसके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे रेचल शॉ ने उन लोगों का इंटरव्यू लिया जो रियल लाइफ वायलेंस से भी गुजर चुके हैं और फिल्म के वायलेंस से भी फेमिलियर है, और उन्होंने रिसर्च में पाया कि ऑडियंस वायलेंट सीन्स को आइसोलेशन में नहीं देखती, वो ये जज करते कि वायलेंस स्टोरी में बैठता भी है या नहीं, क्या ये जस्टिफाइड है भी या नहीं, और इसका क्या किरदार है मूवी में। उनके इंटरव्यू से हमें पता चलता है कि जब लोग वायलेंस देखते हैं फिल्म में, उससे उनको सीख भी मिलती है कि वायलेंस का एक्चुअल कॉन्सिक्वेंस होता क्या है, एक्सट्रीम सिचुएशंस में हमें कैसे रिएक्ट करना पड़ता है। दिस इज़ अबाउट सीइंग ट्रू वायलेंस इन फिल्म्स। पर हर वायलेंस ऐसा नहीं होता, कुछ वायलेंस में बहुत स्टाइल भी होता है। जैसे RRR से आपको ये सीन पता होगा, भीम ब्रिटिश गवर्नर के घर में एक पार्टी के दौरान अपना ट्रक क्रैश कर देते हैं। ये पूरा सीन बस वायलेंस के बारे में नहीं है, बल्कि मानो एक कोरियोग्राफी है। ये एक डांस है एक्शन के रूप में, जहाँ जानवर कूद रहे हैं, गन्स फायर हो रही है, शैंडलियर गिर रहे हैं, और आप ये डांस कैमरा मूवमेंट से देख सकते हो। अब इस सीन में कोई भी रियल वायलेंस नहीं है, बल्कि ये मानो कोरियोग्राफी है। इस सीन का मतलब ये है कि ये एग्जैजरेटेड हो। असली वायलेंस तो बहुत अगली और कंफ्यूजिंग होता है। अगर आप CCTV फुटेज से कंपेयर करोगे, आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली जो सड़क में वायलेंस होता है इससे बहुत अलग है। जबकि RRR में इस चीज़ को एक डांस की तरह दिखाया, जहाँ हर कट, एंगल और साउंड एक्शन को स्टाइलिश और पावरफुल बनाती है। ये है स्टाइलाइज्ड वायलेंस। फिल्म स्कॉलर जुआन फिनिगन ने बताया कि इस स्टाइलाइजेशन से ही डायरेक्टर्स एक ऐसा कलर ऐड कर सकते हैं जिससे वायलेंस और क्रिएटिव हो जाता है। मैं वापस दोहराता हूँ कि इस वायलेंस में हम रियलिज्म नहीं देखना चाहते, बल्कि एग्जैजरेशन देखना चाहते हैं, वो भी डायरेक्टर के स्टाइल में। जैसे उसी रिसर्च में जुआन ने 3 बड़े डायरेक्टर्स को स्टडी किया, और उन्होंने देखा कि हर डायरेक्टर की अपनी प्रेफरेंसेस है शॉट के बारे में, लाइटिंग के बारे में और कलर के बारे में। फॉर एग्जांपल, उन्होंने देखा कि क्विंटन टैरेंटिनो की फिल्म्स में 2 चीज़ें होती हैं। जैसे टैरेंटिनो के स्टाइल में आपको 360 डिग्री मूव्स मिल जाएंगे, वो ब्लड और कलर को भी एग्जैजरेट करते हैं, जो एक रियलिस्टिक लड़ाई की तरह बिल्कुल नहीं होता। तो आप बोलोगे कि RRR और क्विंटन टैरेंटिनो की फिल्म्स में वायलेंस का एक्चुअली मकसद क्या है? बस बिकॉज इधर पर्पस रियलिज्म नहीं है, बल्कि आपके अंदर एक फीलिंग कन्वे करने का है कि पावर क्या होती है, मोमेंटम क्या होता है, रिवेंज क्या होता है। जहाँ नैरेटिव वायलेंस आपको बताता है कि एक्चुअली वायलेंस फील कैसा होता है, स्टाइलाइज्ड वायलेंस आपको कैरेक्टर और उनकी दुनिया की फोर्स के बारे में बताता है कि उनकी दुनिया में एक्चुअली चल क्या रहा है। कई एक्शन फिल्म्स में वायलेंस क्रूअल्टी के बारे में नहीं होता, बल्कि कैरेक्टर की ड्राइव और डिटर्मिनेशन के बारे में होता है। और ये धुरंधर जैसी फिल्म्स के बारे में समझना ज़रूरी है। स्टाइलाइज्ड वायलेंस प्रॉब्लम तब बन जाता है जब इस वायलेंस में ना कुछ है ही नहीं, ना स्टोरी है, ना इमोशन है, ना कैरेक्टर आर्क है। पर यही तो प्रॉब्लम है, ट्रेलर से आपको उसका स्टाइल दिख जाएगा पर मीनिंग नहीं दिखेगा। और जब तक हमें मतलब ही नहीं पता होगा, हम किसी फिल्म को कैसे जज कर पाएंगे। जहाँ स्टाइलाइज्ड वायलेंस एक कोरियोग्राफी है, रिफ्लेक्टिव वायलेंस में कोई बैकग्राउंड स्कोर नहीं है, बट दैट वुड स्टिल मेक यू फील वेरी अनकंफर्टेबल। దిగండి సార్ పొద్దునుంచి ఏంట్రా కొత్తగా డబ్బులు అడుగుతున్నావు? పర్మిట్ లేని బండి సీజ్ చేస్తా పో నడు. ఏంట్రా గుడ్ల బుకింగ్ చూస్తున్నావు? పోండి అందరూ లోపల బండి. वैसे ये है तमिल मूवी विसार नहीं, और इस सीन को देखकर आपको इंस्टेंटली पता चल जाएगा कि आप किस तरीके की मूवी देखने वाले हो। 4 तमिल माइग्रेंट वर्कर्स आंध्र प्रदेश में अरेस्ट हो गए हैं एक चोरी के लिए जो उन्होंने करी नहीं। उनको एक छोटे से पुलिस स्टेशन में लेकर जाया जाता है, जहाँ बस एक ट्यूबलाइट है, एक लकड़ी की टेबल और दीवारें जो साफ साफ बताती है कि इस कमरे में होने क्या वाला है। ना कोई इमोशनल बैकग्राउंड म्यूज़िक है, ना ये वायलेंस स्टाइल से किया जा रहा है, बल्कि ये दिखाया जा रहा है जिस तरह पुलिस ब्रुटैलिटी का वायलेंस करती है। बिना किसी वार्निंग के
और बिना किसी रिदम के। वो 4 आदमी चिल्लाते रहते हैं अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए, पर उनकी आवाज़ें ऑफिसर्स के कानों तक पहुंचती नहीं है। कैमरा दूर ही रहता है, कमरे के एक कॉर्नर में, मानो कि वो और हम पूरी तरह पावरलेस हैं इस चीज़ को रोकने के लिए। ये वायलेंस ओवर द टॉप नहीं है, बट इट वुड स्टिल मेक यू फील अनकंफर्टेबल। ये है रिफ्लेक्टिव वायलेंस जो हमारी दुनिया से आता है। फिल्म के डायरेक्टर ने इस वायलेंस को चुना क्योंकि ये राइटर चंद्र कुमार के रियल एक्सपीरियंस से आया है। एक डेली वेज वर्कर जिन्होंने पुलिस के हाथों ऐसा टॉर्चर सहा। ये मैटर ऑफ फैक्ट है हमारे देश में, और ये सीन इसी पावर स्ट्रक्चर को दिखाता है। पर हर इंडियन फिल्म ऐसी नहीं होती। फिल्म स्कॉलर माधव प्रसाद ने कहा कि मोस्ट फिल्म्स रियलिज्म दिखाना ही नहीं चाहती क्योंकि उसकी वजह से हमारे देश को उन सोशल मुद्दों के बारे में बात करनी पड़ेगी जो कई सालों से दफना दिए गए हैं। इस वायलेंस का बस एक ऑब्जेक्टिव है, आपको शीशा दिखाना, समाज का शीशा। कई लोग इस वायलेंस को देख भी नहीं पाएंगे, बस इस वजह से नहीं क्योंकि सीन में वायलेंस चल रहा है, उस चीज़ के तो हम आदी हैं, बल्कि इस वजह से कि ये वायलेंस क्यों चल रहा है। अभी सारी फिल्म से जो एग्जाम्पल्स दिए उधर एक लॉजिक है वायलेंस की। कई लोग का मानना है धुरंधर में लॉजिक नहीं है एंड इट फॉल्स इनटू द 4th कैटेगरी। जैसे ये है मलयालम फिल्म मार्को, जहां ग्लैडिएटर स्टाइल वायलेंस चल रहा है और लोग चिल्ला रहे हैं, किसी को नहीं बख्शा जाता, महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्ग को, यहाँ तक कि जानवरों को। इन किलिंग्स का मकसद बस शॉक देना है ऑडियंस को, और ना इसके पीछे कोई मॉरल या फिर इमोशनल आर्ग्यूमेंट है। एक रिव्यूअर ने बताया कि मार्को में सम ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग मोमेंट्स हैं जो आपको किसी भी इंडियन फिल्म में दिखेंगे, पर इस चीज़ का कोई रियल पर्पस नहीं है। ऐसी फिल्म में वायलेंस का पर्पस है वायलेंस करना, बस। इस मारपीट का कैरेक्टर, थीम और स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है, बस मार्केटिंग करना है कि वी आर द मोस्ट वायलेंट फिल्म एवर। इसी चीज़ को टॉर्चर पॉर्न बुलाया जाता है। इनफैक्ट ये क्रिटिसिज्म एनिमल के बारे में भी था कि कई बार वायलेंस और मिसोजिनी जो दिखाई गई वो बहुत सरफेस लेवल थी, जहाँ उसका पर्पस ऑडियंस को बस शॉक करने का था, ना कि कैरेक्टर को समझने के लिए। पर हर कोई अग्री नहीं करेगा इसमें। वो बोलेंगे कि जो एनिमल में वायलेंस दिखाया गया, जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है, वो उस कैरेक्टर का आर्क है। ये वायलेंस उस कैरेक्टर के इमोशनल डैमेज को दर्शाता है। तेरे पापा को कोई बार बार मारने की कोशिश करे तो तू क्या करेगी? चुपचाप बैठेगी? मारेगी ना? और ये डिसएग्रीमेंट लाजमी भी है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हाउ यू परसीव वायलेंस इज सब्जेक्टिव। अब ऑब्वियसली इधर डिसएग्रीमेंट हो सकता है, आपका पर्सपेक्टिव मेरे पर्सपेक्टिव से डिफरेंट हो सकता है। एक फिल्म जो मुझे एक्सप्लॉयटेटिव लगे आपको शायद स्टाइलाइज लगेगी। एंड ऑन दैट नोट नाउ वी कैन टॉक अबाउट धुरंधर। उसमें किस तरीके का वायलेंस है? इकबाल साहब जिस पर मेहरबान हो जाए। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। Now here is the honest truth. धुरंधर में uncontrollable violence है and a lot of it is uncomfortable. But the question is not कि उसमें कितना violence है. The question is किस तरीके का violence है. जब आप फिल्म देखोगे ये क्लियर हो जाएगा कि मोस्ट वायलेंस या तो नैरेटिव वायलेंस है या स्टाइलाइज्ड वायलेंस है। जो वायलेंस दिखाया गया फिल्म में वो कैरेक्टर की रूथलेसनेस को हमें दर्शाता है। अब क्या डायरेक्टर वैसा वायलेंस चूज कर सकते थे जो कम ग्राफिक हो? हाँ, वो कर सकते थे, बट दैट इज पार्ट ऑफ हिज आर्टिस्टिक टेस्ट। कई लोग जिन्होंने फिल्म नहीं देखी उनको लगेगा कि इस तरीके का खून खराबा पूरी फिल्म में हुआ है, बट वंस यू वॉच द फिल्म आपको पता चलेगा कि आपका अजम्पशन गलत था। सो डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। नैरेटिव वायलेंस के अलावा कई एक्शन सीक्वेंस स्टाइलाइज्ड वायलेंस की कैटेगरी में आते हैं। इन सीन्स में एक ऐसा रिदम है जैसे वो एक कोरियोग्राफी हो, जैसे हमने जवान फिल्म में देखा था। अब इस वायलेंस को हमें लिटरली लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस वायलेंस का मकसद है हीरो बिल्डिंग और वर्ल्ड बिल्डिंग करना। मतलब दिखाना कि भाई ये हीरो एक अलग आदमी है। अगर मेरे साथ दगाबाजी की ना तो मारने से पहले तुझे रवा बना दूंगा। तो मैं धुरंधर का वायलेंस कभी ऐसी जगह नहीं पहुंचा where it feels meaningless. Now we can argue कि इतना graphical होना भी चाहिए था या फिर नहीं, but that is a point of view that we can always disagree upon. अब this doesn't mean कि धुरंधर में कोई issues नहीं है. There are several issues, but violence is not one of them. अब आते हैं एक बहुत important सवाल पर कि अगर मेरा इशू धुरंधर से नहीं है, then why was I critical of Arjun Reddy, कबीर सिंह और animal like films? ये आंसर डिपेंड करता है कि उस सीन का कॉन्टेक्स्ट क्या है, विक्टिम कौन है
and how closely does the victim resemble our society. जो मार धाड़ का वायलेंस हम फिल्म्स में देखते हैं उससे हम इतना रिलेट नहीं कर सकते, पर जो मिसोजिनी हमें स्क्रीन पर देखने को मिलती है उससे हम कर सकते हैं। एक्शन फिल्म्स में जब एक हीरो ड्रग कार्टेल के मेंबर्स को मारता है या फिर एक गैंग की बजाता है तब मोस्ट व्यूअर्स के लिए ये एक फैंटेसी का खेल है। इधर सीन ऐसे सेट किया जाता है which is an experience that we can't really relate to। अब ऐसे सीन्स को आप इन सीन से कंपेयर करो जहाँ एक आदमी अपने पार्टनर को थप्पड़ मारता है या फिर एक आदमी स्टॉक कर रहा होता है रोमांस के नाम पर, या जब एक हस्बैंड अपनी वाइफ को पब्लिकली ह्यूमिलिएट करता है। अब ये वायलेंस इतना डिस्टेंट नहीं है, ये रिकग्नाइजेबल है क्योंकि कई महिलाओं के लिए ये रियलिटी है। इंडिया के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से अराउंड 33% women have experienced some form of domestic violence। स्टॉकिंग, हरासमेंट, मैरिटल रेप ये बस मूवीज़ में नहीं होता है बल्कि ज़िंदगी में होता है। तो जब एक फिल्म ऐसे बिहेवियर को रोमांटिसाइज करती है और एक मेल लीड को वर्शिप करती है जो ऐसे बिहेव करता है, ऑडियंस इसको एक सिंबॉलिक वायलेंस की तरह नहीं देखती। दे आर वॉचिंग रियलिटी विच इज़ जस्ट रीपैकेज्ड एज एंटरटेनमेंट। दिस स्लिप्स इनटू द टेरिटरी ऑफ रिफ्लेक्टिव वायलेंस। इसी वजह से कबीर सिंह का एक चाटा बहुत गुना डिस्टर्बिंग है KGF के वायलेंस से, क्योंकि वो चाटा हम में से कई लोगों के लिए रिकग्नाइजेबल है। इसी वजह से थप्पड़ जैसी फिल्म हमें बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है क्योंकि थप्पड़ में वायलेंस ज़्यादा नहीं है, पर ये वायलेंस हमारे समाज में जिंदगियों से बहुत करीब है। अब आप बोल सकते हो कि भैया कबीर रेड्डी फिल्म्स में तो रियलिज्म दिखाया जा रहा है ना, ये जिंदगी में होता है। प्रॉब्लम ये है कि जब आप फिल्म्स में जेंडर वायलेंस को ऐसे दिखाते हो या कैरेक्टर को पनिशमेंट नहीं मिलती, देन इट बिकम्स नॉर्मलाइज्ड। लोग बोलते हैं कि भैया ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है, एंड दैट इज़ द रिस्क। और जब ऐसा नैरेटिव एक वायलेंट आदमी को रिवॉर्ड करता है या फिर जब एक महिला की सफरिंग को हम ऑलमोस्ट इग्नोर कर देते हैं मेल कैरेक्टर के फेवर में, देन इट नॉर्मलाइजेज दैट वायलेंस विच हैज़ नो प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी। अर्जुन रेड्डी, कबीर सिंह या फिर एनिमल में मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है कि इस फिल्म में वायलेंस है, प्रॉब्लम यह है कि उस वायलेंस से लोगों को क्या सीख मिल रही है उस कैरेक्टर, उसके बिहेवियर के बारे में। एंड होपफुली यू लर्न कि नॉट एवरी वायलेंस इज द सेम वायलेंस। काफ़ी डिफरेंट वीडियो थी और पहले मुझे लगा कि शायद जो डिफरेंट वायलेंस की कैटेगरीज हैं उनके बारे में जो है वो डिस्कस कर रहे हैं जस्ट, लेकिन उसके साथ साथ ऑडियंस को मैसेज किया जाता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यार मुझे जो है ना एक चीज़ अच्छी लगी कि उन्होंने जिस तरह डिफरेंट मूवीज़ को लेकर चीज़ों को बयां किया है और बताया कि किस किस तरह के जो है वो स्टाइल्स जो है वो होते हैं, लोगों के इमोशंस को जो आप दिखाना चाहते हैं, लोगों के इमोशंस जो है कि उस हिसाब से जो है वो हो सकें। अभी मेरा तो ये ख्याल है कि भाई हर मूवी में ना जो डायरेक्टर होता है उसकी जो है ना अपनी एक झलक जो है, जो उसका इंटरेस्ट आप कह लें या आप कह लें कि वो जो दिखाना चाहता है ऑडियंस को, वो उसकी जो है ना एक कलाकारी उसमें जो है ना वो नज़र आ रही होती है, वो कोई भी मूवी हो। और अभी जितनी भी हमने ये सारे एक सीक्वेंस के साथ देखी हैं तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा जो फर्स्ट वाली जो उन्होंने मूवी की बात की जहाँ पे फोर्सेस की बात की जा रही थी, तो नो डाउट लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं ऐसी मूवी से, बजाय इसके कि एक बहुत ज़्यादा एक्शन वाली मूवी हो। बिल्कुल, और लास्ट में जो उन्होंने मूवीज़ का जिक्र किया, मैं बिल्कुल उस चीज़ से अग्री करूँगी कि डिपेंड करता है कि मैसेज क्या दिया जा रहा है, क्योंकि ये चीज़ है हमारी सोसाइटी में कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मर्दों की नॉर्मल कर दी जाती हैं इसी कॉन्टेक्स्ट में लेकर के ये तो नॉर्मल है। और अगर उस चीज़ पर अगर कोई महिला आवाज़ उठाती है या वो कोई अपने लिए भी स्टैंड लेती है तो उसको जो है वो काफ़ी अलग तरह से ट्रीटमेंट मिलता है। और दूसरा ये कि बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो इस चीज़ को नॉर्मल भी लेना शुरू हो जाती हैं, तो सफरिंग बहुत डिफरेंट टाइप की होती है औरतों की। तो जिस तरह से उन्होंने इसको मैं कहूँगी कि एक अलग तरीके से बताया और दिखाया, तो मुझे लगता है कि वाकई में इन चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि जो मूवीज़ से ना चाहे वो महिलाएं हैं चाहे वो पुरुष हैं, वो उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा आइडियलाइज़ करना शुरू हो जाते हैं और वो उनके लिए नॉर्मल चीज़ बन जाती है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या कहना है इसके बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना भूलना।